अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चीनी बहरान पर तहकीकात हुई, रिपोर्ट सामने आई, कमीशन बना, फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, रिपोर्ट पब्लिक हुई, रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों के खिलाफ सिफारिशात भी पेश की गई। अब अपोजिशन और हुकूमत ने इस रिपोर्ट पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। सवाल यह है कि इस सब से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ। अवाम को तो चीनी आज भी उतने की मिल रही है जितने की पहले मिलती थी। अवाम को इस सारी एक्सरसाइज से मिला क्या, और क्या कोई फ़ायदा भी होगा आवाम को। इस रिपोर्ट पर शायद इतना अब शोर मचाया जाएगा कि जो असल मुद्दा है शायद यही कहीं दफन हो जाएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने चीनी फॉरेंसिक रिपोर्ट पर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में चीनी पर माजी की हुकूमतों और मौजूदा हुकूमत की जानिब से दी गई जो सब्सिडी है इस पर एक्शन होगा, मुकदमात बनेंगे। शहजाद अकबर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने कमीशन के सवालात के जवाब दिए, लेकिन कमीशन ने उनकी पैदावारी लागत पर जायजे की बात नहीं मानी क्योंकि उन्होंने पिछले साल की लागत बताई थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा कि मामला सारा सब्सिडी का है। पिछले 5 सालों में 29 अरब की सब्सिडी दी गई, इसमें से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारे दौरे हुकूमत ने पंजाब ने दी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। ताहम स्टॉक सरप्लस था और बरामद करने की इजाज़त दी गई। सवाल यह है कि चीनी की कीमत बढ़ने की असल वजह साबका हुकूमतों के इक़दामात थे या मौजूदा हुकूमत का जो एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला था ये वजह बना। हुकूमत मौजूदा दौर में चीनी की कीमतें बढ़ाने की तमाम तर ज़िम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमतों पर किस मंतक से डाल रही है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि PID में रोज़ाना सर्कस लगाई जाती है। कश्ती डूबने पर इस्तीफा मांगने वाले तैयारा हादसे के बाद अब लापता हैं। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि चीनी चोरी के बाद इमरान खान और उस्मान बुज़दार को बचाया नहीं जा सकता। बताया जाए कि एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई, कमीशन ने खुसरो बख्तियार को क्यों नहीं बुलाया और उनके भाई पंजाब में वजीर थे। सवाल यह है कि अपोजिशन और हुकूमत अब कब तक आपस में चीनी ऐसे खेलते रहेंगे और इल्ज़ामात की सियासत ऐसे ही चलती रहेगी। सारी सूरत हाल पर अब बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जबकि उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा भी उनके बाद मुझे ज्वाइन करेंगी। शहजाद अकबर साहब से पहले मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब आपका। शहजाद अकबर साहब, एक बार फिर से आपने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर बड़ी धुआंधार एक बार फिर से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने कहा जो भी फ़ायदा उठाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सब्सिडी की आपने बात की कि गुज़श्ता हुकूमतों ने सब्सिडी दी, सब्सिडी का आपने मामला उठाया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने फ़ायदा उठाया कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ होगी, जिन्होंने फ़ायदे दिए, जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, ECC में फैसले हुए। आपको पता है कि ये रिपोर्ट का हिस्सा असद उमर साहब के बयानात, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के बयानात, कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका हिस्सा, लेकिन कमीशन उनके जवाबात पर मुतमईन नहीं हुआ। इवन के उस्मान बुज़दार साहब से जो कमीशन ने सवालात किए उस पर भी कमीशन को मुतमईन नहीं किया जा सका। सवाल ये है कि सिर्फ एक्शन फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ होगा, उनको सजाएं मिलेंगी, जिन्होंने फ़ायदे दिए वो बरी ज़िम्मा कैसे हो गए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है शादी। मैं दोबारा से अर्ज कर देता हूँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मकसद जो था वो ये था कि बहुत सारी रिपोर्ट चूँकि काफ़ी तफसील से है, बड़ी है, तो शायद कुछ लोगों को समझने में मसला पेश आ रहा है। शुगर के मामले को लेके, शुगर केन प्रोक्योरमेंट से लेके शुगर की बाजार में बेच तक, और उसके बाद इसकी एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में फिर सब्सिडी के मामले, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो कमीशन ने हाईलाइट किया है कि शदीद किस्म की इसके अंदर इर्रेगुलरिटीज़ हैं। वो जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं इन सम केसेस गोज अप टू इलीगैलिटीज़। अब उसमें से एक मामला जिस पे मैंने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की वो सब्सिडी का है। सब्सिडी के मामले में अगर सिर्फ पिछले 5 साल जो कि इनके TRs में शामिल किया गया था, उनकी इनिशियल रिपोर्ट आने के बाद कि सब्सिडी में आप पिछले 5 साल की सब्सिडीज़ का मुआवजा करें, उसमें हमने अपनी भी सब्सिडी डाली थी जो पंजाब हुकूमत ने दी थी। हाँ। वफाकी हुकूमत, आपने अभी असद उमर साहब का नाम लिया, शुगर एडवाइजरी बोर्ड का लिया, लेकिन जब कीमतें चीनी की बढ़ रही थी तो एक्सपोर्ट की इजाज़त फिर क्यों दी गई? देखिए, चीनी की कीमत जो बढ़ रही थी उसके ऊपर उनको जो मार्केट मैनिपुलेशन है, जो सट्टे का कारोबार हो रहा है, जो फॉरवर्ड सेल का कारोबार हो रहा है, उस चीज़ को लेके जिसके ऊपर बात की गई है, वो तमाम चीज़ें किसी को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया गया।
लेकिन आप सब्सिडी को लेके ये कह सकते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजह सब्सिडी नहीं है। चीनी की कीमत बढ़ने की वजह कार्टेलाइजेशन है शुगर इंडस्ट्री की, जहां पे शुगर इंडस्ट्री के लोग, मिल मालिकान, ना सिर्फ हुकूमतों के अंदर बल्कि बाकी दीगर शोबाए जिंदगी अंदर भी उनका बहुत शहजाद ज्यादा अकबर साहब, इन्फ्लुएंस शामिल है। जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, जिस मीटिंग में एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, तो ये सवाल उठाया गया, इसकी मुखालिफत की गई और कहा गया कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ किल्लत पैदा हो सकती है, लिहाजा एक्सपोर्ट नहीं की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। इस मामले को क्यों नहीं उठाया जा रहा? नंबर एक। नंबर दो, आपके दौर में जो अभी आप भी बात कर रहे हैं, पंजाब में 2.4 अरब की जो सब्सिडी दी गई, जिन्होंने इस सब्सिडी के फैसले किए, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या उनसे कोई पूछगिछ नहीं होगी? बुज़दार साहब का नाम आ रहा है ना, ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है। देखिए शाजिया, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, आप शायद दोबारा से रिपोर्ट को रेफर कर लीजिए। रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट की इजाज़त देना कोई गलत बात नहीं है। एक्सपोर्ट के बाद कीमत ना रोकना या कीमत बढ़ने के बाद एक्सपोर्ट को रोकना, वो एक सवाल है और वो सवाल उठाया गया और उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होगा। लेकिन शुगर के मामले में इशू सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट की इजाजत तब दी जाती है जब सरप्लस स्टॉक मुल्क में मौजूद होता है। शुगर का कारोबार इतना ज्यादा फायदा मंद बन चुका है कि इसके अंदर सिर्फ असर रसूख रखने वाले लोग ही इस कारोबार को कर रहे हैं और उनके यहाँ दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो रही है। मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि आप इसके अंदर जो किसान से गन्ना खरीदा जाता है सस्ते दामों और किस तरह से एक एक मिल ने वो चोरी की है, आप उसके ऊपर भी रोशनी डालिए। आप इस चीज के ऊपर भी रोशनी डालिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो 2017 में आपके यहाँ बम्पर क्रॉप हुई, आपके पास मुल्क में 2.5 मिलियन मैट्रिक टन की इजाफी शुगर थी, आपने उस एक्सपोर्ट नहीं की जिस वक्त आलमी मंडी में इसकी कीमत ज्यादा थी। आपने महज उस वक्त एक्सपोर्ट की जब आप सब्सिडी दे सके, और जिस साल आपकी बम्पर क्रॉप हुई उस साल तो आपको चीनी बड़ी सस्ती बनानी चाहिए थी। आपने बम्पर क्रॉप वाले साल 20 से 25 अरब रुपए की सब्सिडी हम इस वक्त ये सवाल उठा रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं कि साबका हुकूमतों पर सब्सिडी का मामला डाल रहे हैं, आपके दौर में जो 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, फिर सवाल तो होगा ना, बुज़दार साहब को इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना, अगर आप पिछली हुकूमतों से जवाब मांगेंगे। देखिए, अगर इस पे सवाल पे बात ना होती तो क्या उसको कमीशन की रिपोर्ट के अंदर वो आ गया? कमीशन की रिपोर्ट इस बात से सबसे बड़ी क्या चीज हो सकती है कमीशन के लिए, उसके पूरी आज़ादाना काम के लिए, कि उसने हर सब्सिडी का मुआवजा किया है और हर सब्सिडी के ऊपर सवाल किया है। आपको सवाल ये करना चाहिए कि जब सीएम पंजाब पेश होते हैं, कमीशन लिख देता है कि हम उनके जवाब से मुतमिन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद जो एक्शन लिया जाएगा वो पंजाब के खिलाफ भी जो केस होगा वो होगा सब्सिडी का, और पिछले 4 सालों का भी होगा। लेकिन क्या ये सवाल नहीं बनता मुराद अली शाह से कि जिन्होंने महज टेलर मेड, ये कमीशन के अंदर लिखा हुआ है मुराद अली शाह का, टेलर मेड सब्सिडी दी, इजाफी 20 अरब रुपए की सब्सिडी वो ले आए वफाक से, उसके बाद 4.1 अरब की सब्सिडी दे दी सिंध से, सिंध बैंक से पैसे दे दिए, और वो टेलर मेड है ओमनी के लिए। उसके ऊपर सवाल तो होना चाहिए। असल में होना ये चाहिए कि इस वक्त मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि आप ये टारगेट करने की कोशिश करें कि शायद पंजाब की जो 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी है वो बरी जिम्मा हो गई है, ऐसे नहीं है। सारी सब्सिडीज, लेकिन देखिए यहाँ पे हम बहुत बड़ी नाइंसाफी करेंगे अगर हम मामला सिर्फ सब्सिडी तक रखें, क्योंकि मसला इसमें है शुगर केन के लोगों को, जो केन ग्रोवर्स को पैसे कम दिए गए। इसके अंदर मिलों का नाम है अलमोइज है, हमजा है, हुंजा है, इनके साथ लिखा हुआ है कि 820 मिलियन 1,000 यानी कि 1 अरब रुपया की हद तक एक साल शुगर। शहजाद साहब, जो कमीशन की सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद कब होगा? देखिए, कमीशन ने जो सिफारिशात दी हैं वो काबीना ने उन सिफारिशात को इससे पहले जो मेरे हवाले किया है, क्योंकि उस कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक इसके अंदर नैब से लेके FBR, SCCP, CCP, FIA, इन तमाम के ज़िम्मे मुख्तलिफ चीज़ें आनी हैं। उसका एक पूरा मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए तैयार कर रहा हूँ, वो उनके सामने आने वाले दिनों में रखा जाएगा, और इसके ऊपर वो जो भी एक्शन कमीशन के अंदर लिखा गया है, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि हम उससे बढ़ चढ़ के काम करें, क्योंकि नासूर है। देखिए, बिजनेस करना और फेयर बिजनेस करना, रियासत को उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बिजनेस एट द एक्सपेंस ऑफ आम आदमी जिसको हर तरह से निचोड़ा जा रहा है। बिल्कुल तब होगा शहजाद अकबर साहब
कि हुकूमत में मौजूद जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? अपोजिशन तो पहले एतराज़ करिए कि खुसरो बख्तियार उनके भाई को कमीशन ने क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, वज़ीर आज़म ने शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए आपसे सिफारिशात जो मांगी थी, वो सिफारिशात आपने तैयार कर ली हैं? कैसे अब आप शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट करेंगे आइंदा के लिए? जी, शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इसके ऊपर पूरा काम कर रही है। ये कमीशन की रिपोर्ट आपको याद होगा, लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईद आई है, कल से दोबारा वर्किंग डेज का आगाज हो रहा है। आने वाले दिनों में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें कमीशन ने भी हाईलाइट की हैं, जिसके अंदर जो स्टॉक्स हैं शुगर मिलों के अंदर, देखिए जो फॉरवर्ड सेल्स और सट्टे का काम होता है इसके अंदर ब्रोकर्स के साथ साथ शुगर मिल्स बराबर की शरीक हैं, क्योंकि सामान उनके यहाँ पड़ा होता है। शुगर मिलों के अंदर जो स्टॉक है आप उसकी डिलीवरी ऑर्डर 6 महीने बाद का डिलीवरी ऑर्डर इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर दे देते हैं। वो किस कानून के तहत देते हैं? उसी से तो मार्केट में सट्टा होता है और स्पेकुलेशन होती है। और इसके ऊपर किरदार सामने CCP का भी आया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि रेगुलेटराइजेशन के खिलाफ वो अपना काम नहीं कर रहा। लेकिन ये तमाम चीजें शुगर मिलों के जो इसके अंदर पूरा किरदार है उसके बगैर मुमकिन नहीं अच्छा, है। शहजाद रफी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर कानून साजी की आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ गई है? फ्रांसिक रिपोर्ट आती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इस पर भी कानून साजी होनी चाहिए। क्या इस सारे स्कैंडल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको कोई नज़र आता है? इसका फ़ायदा उठाया है किसी ने? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्रेडिट वज़ीर आज़म साहब को जाता है जिन्होंने इसमें ये हुक्म भी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक क्लियर लेजिस्लेशन लेके आएँ कि जहाँ पे अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको देखना है कि किस किस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा वो फैसला जिसको डायरेक्टली फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। मुझे ये बताइए कि क्या जब नवाज शरीफ साहब के दौर में शुगर की सब्सिडी दी जा रही थी, आपकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो दी जा रही थी, सुलेमान शहबाज उन तमाम मीटिंग्स में जाके इनको मिलते रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी को। आज भी मैंने इनको चैलेंज किया है। मैंने आज पूरी आवाम से एक सवाल पूछा है, क्या ये बात मानने को तैयार है कि जो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा मिला हूँ सुलेमान शहबाज को, क्या ये कोई बात मानने के लिए तैयार है इस मुल्क में? वो है अक्सर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस स्कैंडल में अब सवाल तो ये भी उठेगा ना कि खुसरो बख्तियार और उनके भाई का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। देखिए, बात ये है कि जो बिल्कुल खुसरो साहब का अगर इस बिल के अंदर कोई शेयर है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसको उनको जवाब देना होगा। लेकिन अगर वो शेयर नहीं है और सिर्फ किसी की ख्वाहिश के ऊपर, किसी ख्वाहिश के ऊपर किसी का नाम केस में नहीं डाला जा सकता। केस में नाम सिर्फ उस शख्स का आएगा जो उसके अंदर शेयर होल्डिंग रखता होगा या उसके अंदर उसकी कोई हिस्सेदारी होगी। जो मैंने आज शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक सवाल उठाया है वो आपके लिए भी छोड़ी जाता हूँ। मुझे एक सिंपल सी बात बता दीजिए, क्या ये शहबाज शरीफ साहब जो उनकी ज़राए आमदन पे अगर आप जाते तो वो जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, 2 स्ट्रीम्स ऑफ उनकी ज़राए आमदन थी। एक वो जो सैलरी लेते थे एज चीफ मिनिस्टर और दूसरी वो जो उनके बच्चे कारोबार कर रहे थे। अपनी सैलरी तो वो सारी एक अस्पताल। शहजाद अकबर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की करप्शन को लेकर उन पर जो भी इल्ज़ामात लगते हैं, जो भी आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं जो लगाते हैं, आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ को मिलने वाले किक्स बैक्स की भी ट्रेल मौजूद है, उनके अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी भी सारी डिटेल्स मौजूद हैं आपके पास। बिल्कुल ठीक होगी आपकी बात, सारे सबूत भी होंगे आपके पास, सबूतों पर आप बात कर रहे होंगे। मसला ये है कि यहाँ पर जितने भी नैब ने केसेस बनाए हैं, आप किस किस का मैं नाम लूँ, शायद खाकान अब्बासी हैं, अपोजिशन के और बड़े लोग हैं, आप देख लें 6-6 महीने ये लोग कैद में रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होती है। लेकिन आप मुझे कोई एक नाम बता दें कि इन इल्ज़ामात के बाद, सबूतों के बावजूद किसी से कोई रिकवरी हुई हो। क्या मसला है? सबूत नाकाफ़ी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती है, केस कमज़ोर बनते हैं, प्रोसिक्यूशन वीक होती है। मसला फिर कहाँ पर आता है? इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात, इतने बड़े बड़े सबूत, उसके बावजूद निकलता कुछ नहीं है। देखिए, या तो आज मुझसे आप ये बात कह दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है वो इस किस्म का है कि आज आप मुकदमा दाखिल करें और कल इसके अंदर फैसला हो जाए। तमाम मुकदमात जो हैं, क्या किसी का ज़मानत के ऊपर बाहर आ जाना उसका बुरी ज़िम्मा करार दे जाना होता है? क्या मुकदमात अदालतों में नहीं चलते? जब वो अदालतों में जाते हैं, अदालतों में प्रूव होते हैं, उसके बाद ही रिकवरी होती है। जो अगर हम किसी को मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के नहीं, ऑपोजिशन को तो मौका मिलता है ना। अभी भी हमें 6-6 महीने 8-8 महीने हमें पकड़ते हैं,
इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबूत इनके पास होते नहीं है, हम सारे इनको जवाब देते हैं, ऑपोजिशन को तो मौका मिलता है कि साबित कुछ नहीं कर पाती नैब। एक सिंपल सी बात है, जो काम नैब ने करना है वो नैब ने अपना काम करना है। हाँ। लेकिन ये जिस केस की मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो केस अभी कोर्ट में फाइल होने जा रहा है, उसके अंदर आज तक अपोजिशन की तरफ से जवाब कोई नहीं आया। देखिए, सवाल जो है वो किसी सवाल का जवाब नहीं होता है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब डे 1 से कह रहे हैं कि जी ये चीज़ तो आप सलेमान शहबाज से पूछ लें, क्या आपने आज तक पूछा है शहबाज शरीफ साहब से कि जी सलेमान शहबाज साहब कब तशरीफ लाएंगे? क्या आपने आज तक सवाल किया है शहबाज शरीफ साहब से कि सलेमान शहबाज, मंजूर पापड़वाला और बाकी जो दीगर के नामों की टीटियां उनके नाम पे लाखों और करोड़ों डॉलर्स की आई हुई हैं, उनकी बारे में कब, क्योंकि सलमान शहबाज तो ना नैब के सामने पेश हो रहे हैं ना मीडिया पे आते हैं, क्या आपने मैं शहबाज शरीफ साहब से जब इंटरव्यू करूंगी ये सारे सवाल जो आप बता रहे हैं सारे पूछूंगी उनसे। और उनसे एक सवाल कर लीजिए कि ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है अगर सलमान शहबाज आके अदालत में पेश हो जाए, वो आके अदालत में पेश हो जाए, वो तमाम चीज़ों को बता दें, क्योंकि सलमान शहबाज का मसला इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ अपना तमाम मुद्दा इस वक्त सलमान शहबाज पे डाल रहे हैं कि जी इन सब चीज़ों का सलमान को पता है। सलमान को उन्होंने खुद भगा के लंदन में बैठाया हुआ है। सवाल आप हमसे करते हैं जी मुकदमों का फैसला कैसे होगा? ठीक है, भाई इस मुल्क में कानून है। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आ देंगे छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा। कोई बात करने से पहले सबसे पहले मैं जरदारी साहब की सेहत के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग बात करते हैं जरदारी साहब की सेहत के हवाले से, जो अफवाहें फैली हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इसकी तरदीद भी करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन आप सीनियर रहनुमा हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इसके बारे में बता दें जरदारी साहब की सेहत कैसी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जरदारी साहब जब पहले भी बीमार थे, जब उनके केसेस भी चल रहे थे, किसी न किसी तरीके से कोई फुटेज सामने आ जाती थी, पिक्चर सामने आ जाती थी, तो इस हवाले से ज़रा आप बता सकती हैं जरदारी साहब की सेहत कैसी है? जी देखिए, उनकी सेहत नाजुक पहले भी थी जब उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया था, तो लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो बात नहीं कर पा रहे या कोई ऐसी संगीन हालात हैं जो आप क़यास-ए-राइयों का निशाना बनी। मेरी अभी उनसे बात हुई इत्तेफाकन फ़ोन पे, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई। उससे पहले आपने देखा होगा, अगर आप यकीन नहीं करती तो नामवर सहाफ़ी हैं जिन्होंने आसमा शिराजी, उन्होंने उनसे काफ़ी तवील गुफ्तगू की है, इंटरव्यू नुमा, और वो भी उन्होंने उसकी तस्दीक की है। तो इस वक्त देखिए जो कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक अंडरलाइंग जिसे कहते हैं कंडीशन है, हाँ। उसकी वजह से वो बिल्कुल मुकम्मल क्वारंटीन आइसोलेशन में है और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमती SOPs हैं, ये सारी मेडिकल कम्युनिटी का तकाजा है कि आप लोग इसी तरह ख़ास तौर से अगर आप 60 साल की उम्र से ज़्यादा हो तो अपनी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ये सूरत हाल हम हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं ऑब्ज़र्व करने की, और ख़ास तौर से ज़रदारी साहब, क्योंकि देखिए उनको घर पे उन्होंने अस्पताल से शिफ्ट हुए हैं, तो एक ऑलरेडी सिचुएशन है जिसमें उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी इस सिचुएशन में एक्सपोज हो। आने जाने लोग हैं, सियासी घर हैं, सारे सियासी लोग हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जरदारी साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो जल्द सेहतयाब हो। आगे बढ़ते हैं शहरी रहमान साहिबा। आज एक बार फिर से शहजाद अकबर साहब ने चीनी कमीशन रिपोर्ट पर बात की और मुद्दा पिछली हुकूमतों पर डाला, जो सब्सिडी दी गई, कहा जिन्होंने फ़ायदा उठाया सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? एक तो ये उस साल के बारे में है नहीं
जिसमें सिंध ने सब्सिडी दी। सिंध ने कोई पिछले साल भी सब्सिडी दी, 2019-2020 की तो सब्सिडी दी नहीं है। तो एक तो ये बात है, तो हमारा इससे ना कोई ताल्लुक है, ना इसी वजह से सीएम पेश भी नहीं हुए, क्योंकि कोई सब्सिडी दी नहीं गई। ये तो रिकॉर्ड पे बात है। जिस सूबे ने दी है और किस हवाले से दी है वहाँ बात करें। सबको पता है कि एक्सपोर्ट जो भी बात हुई है उसमें दो क्लियर बातें। एक तो ये एक्सपोर्ट होनी नहीं चाहिए थी जब कोई भी शॉर्टेज थी मार्केट में, ठीक है, एक्सपोर्ट की गई। फिर उसके बाद बहुत ही कन्वीनियंटली पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दे दी, जबकि पहले एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया फेडरल ने, फिर पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दे दी। तो ये क्या सूरत हाल है? ये इसका कौन जवाब देगा? और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अपनी जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं लोगों के लिए, और आपने देखा शुगर की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंची है आम आदमी के लिए। मैं नहीं कह रही कि इसमें कोई एक इंसान इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें दो अहम बातें हैं। वो ये हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट अलाउ क्यों किया जब कहा गया था, और बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्शन आए, उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके बहुत से लोग ऑब्जेक्ट किया कि शॉर्टेज है मुल्क में। जब आपके यहाँ किल्लत है तो आप किस लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं? दूसरी बात, आपने उसके बाद पंजाब ने कैसे सब्सिडी दी जब ईसीसी कुछ कह रही है, पंजाब। शहरी रहमान साहिबा, ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी अपनी मीडिया टीम वुज़रा को ऑपोजिशन जमातों बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार में मुबैना करप्शन के हवाले से एक डायरेक्शन दी और कहा है कि उनके जो लोग हैं वो इस मुहिम को तेज़ करें, हुकूमत की कारकर्दगी को मीडिया में उजागर करें, करप्शन के खिलाफ जो उनका एक बयान है उसको मुख्तलिफ फोरम्स पर पेश किया जाए। फिर आप भी जानती हैं स्टेटस रिकवरी जो यूनिट था, जो कहा जा रहा था कि पिछले 10 सालों में आप लोगों की गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने जो कर्जे लिए बेबहा उसमें करप्शन हुई, उस पर भी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस पर आप लोगों की तैयारी क्या है, और क्या आप नहीं समझती कि इस हुकूमत के पास करप्शन के एहतसाब के नारे के अलावा शायद इस हुकूमत के पास कुछ और है नहीं? देखिए, एहतसाब के नारे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, और ये इसे इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ये करते हैं। इस वक्त मैं नहीं कह रही कि आप एहतसाब नहीं करें। देखिए, किसी वक्त भी किसी ने नहीं कहना है, जिसने अवाम की अदालत में जवाब देना होता है वो कैसे कह सकते हैं कि आप एहतसाब ना करें? तो एहतसाब एक ऐसा अमल होता है जिस पर आप इंतकामी कार्रवाई नहीं करते, और आप लोगों को सिर्फ अफवाहों की और मफरूज़ों की बुनियाद पर उनकी जिंदगी भर की उनकी रेपुटेशन नहीं उछालते। तो ये हो रहा है, इनके दौर में हो रहा है, दानिस्ता तौर पर हो रहा है। आपने खुद कहा कि ये बार बार कह रहे हैं कि ये बयानियां सामने लाएं, जबकि इनके लोग जितनी अराजियां हों, सब कुछ इनका रेगुलराइज होता है, चाहे वो बनी गला में 300 कनाल हो, कहीं भी हो, सब कुछ रेगुलराइज, सबकी मनी ट्रेल्स इधर उधर हो जाती हैं, सब कुछ तय हो जाता है। कोई भी रिपोर्ट आए वो इधर से म्यूजिकल चेयर्स की तरह गुजरा अपनी अपनी पोजीशंस बदलते हैं। तो ये कौन सा एहतसाब है? ये इस पर ना किसी को यकीन है, ना मैं आपको ये बताऊं किसी को इस वक्त दिलचस्पी है, सिवाय इनसे ये सवाल पूछने के कि आप कर्जों का जरूर आप निकालें, और आप देखेंगे कि आपने जितने कर्जे लिए हैं, पाकिस्तान की 70 साल की जो पूरी तारीख है, 71 ईयर्स में इन्होंने 35 साल इन्होंने जो कर्जे लिए हैं वो आपके सामने खुलेंगे, जो इन्होंने 3 महीनों में किए। अब तो खैर ज्यादा पीरियड हो रहा है, जो हमारे पास उसकी कैलकुलेशंस हैं वो तो देख के इंसान परेशान हो। बल्कि मैं पूछने लगी हूँ इनसे पार्लियामान में कि इन्होंने किया क्या। जो लंबा सेशन जो होने जा रहा है इसमें आप सारे ये पॉइंट्स उठाने वाली हैं, आप ये मसला रेस करेंगी? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है इन्होंने किया क्या उस कर्जे का, क्योंकि ना आवाम को रिलीफ मिला, ना अपने डेट रीपेमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, क्या किया आपने? बल्कि आपने और एग्रीमेंट साइन किए, आपने मुल्क को मुस्तकिल महफूज करने के अलावा और क्या किया? जितने कर्जे इन्होंने 13 महीने में लिए हैं। शहरी रहमान साहिबा, ज़ाहिर है मुख्तलिफ मामलात पर कानून साजी होनी है, कानून साजी के लिए ज़ाहिर है हुकूमत को आप लोगों की ज़रूरत है, अपोजिशन की ज़रूरत है। ये तवील सेशन में इन मामलात पर बात भी होगी। आप समझते हैं कि ऐसे हालात में जब बात की जा रही हो, ईद के बाद गिरफ्तारियाँ होगी, नैब टार्जन बनने जा रहा है, मतलब ये कि जब एक तरफ हुकूमत ने
एक हाथ ऑपोजिशन की गर्दन पे रखा हो, दूसरा पैरों में रखा हो कि आपको कानून साजी में ज़रूरत भी है, तो ऑपोजिशन बैठेगी ऐसे हालात में हुकूमत के साथ कानून साजी करने पर? हुकूमत ऑलरेडी ये बात बड़ी दफ़ा कर चुकी है कि ऑपोजिशन किसी भी मामले पर कानून साजी करने को तैयार ही नहीं, बैठने को तैयार ही नहीं है। हमें कोई मसला नहीं है कि आप कहीं भी पैर रखें, आप जहाँ भी नाचें, हमें कोई हमारी मतलब कब्रों पर आप नाच लें, ये आपका आपकी सवाबदीद है। लेकिन इसमें आप ये कभी नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन नहीं बैठती हमारे साथ। मुझे आप एक मिसाल दे दें जहाँ ऑपोजिशन साथ नहीं बैठी हो इनके कहने पर, इनके बिल्स पर हम बैठते हैं, वो करते ये हैं कि कहते हैं हमें आज ये बिल पास कराना है तो आपका बाद में कर लेंगे हम अभी। और हमारे ह्यूमन इंटरेस्ट लेजिस्लेशन पब्लिक इंटरेस्ट ही होते हैं। मेरा मसलन चाइल्ड मैरिज का पड़ा हुआ है, कोई 8-9 महीने हो गए नेशनल असेंबली में पड़ा हुआ है, बड़ी ह्यूमन राइट्स के दावेदार बनते हैं, नहीं हो पास हो रहा, सेनेट से निकल के गया हुआ, वो नहीं हो रहा, उस पर मैंने क्या डील करना है इनके? मेरे कौन सी जात का सवाल है भाई? मैं तो 60 साल की होने वाली हूँ अगले साल, तो मैं 18 साल की लड़कियों, 15 साल की लड़कियों, 14 साल की लड़कियों की नौजवानी में शादी तो करना रोकना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों के साथ मजालिम कम हो। ये पीपल्स पार्टी का बिल है भैया, आप इन्हें पास करें, इन पे क्या डील करेंगे आप हमारे साथ? सही। अब ये बात करना कि जी ऑपोजिशन साथ नहीं बैठती, हम हाउस में आते हैं अपनी जानों पर खेल के, वो जो फ्लाइटें लेके आए हैं जिसमें लोग बैठे हैं कोरोना के साथ बगैर मास्क किए, मिनिस्टर्स इनके बैठे हैं फ्लाइटों पे, मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं किसी की जात पर जाना, ये गाली गलौज ब्रिगेड हम नहीं बनना चाहते इनको देख देख के। लेकिन इन्होंने क्या किया उस इजलास का? रिक्विजिशन करके हमने बुलाया, क्या उन्होंने उस इजलास में? ना प्राइम मिनिस्टर हाजिर हुए, उनको क्या पैगाम दिया कि कोरोना वायरस की जो अमवात हो रही हैं, जो पाकिस्तान को खतरा ला। शहरी रहमान साहिबा, एक आखिरी सवाल आपसे। आप अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं, खारजी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र भी आपकी। ये लद्दाख में भारत और चाइना के फ़ौजों के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, इस झड़प को आप कितना डेंजरस समझती हैं इस रीजन के लिए? जो चीनी सदर हैं उन्होंने भी इस हवाले से अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है। अमेरिका इस सारी सिचुएशन को कैसे जो है ना वो कैश कर सकता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, क्या नुकसान हो सकता है इस खित्ते का इस सारी कशीदगी में? देखिए, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इससे मैं नहीं समझती कतन अफेक्ट होंगे। अब हिंदुस्तान और अमेरिका का तो एक है गठजोड़, एक अलायंस है, आप जानती हैं। बात यह है कि देखिए, भारत ने जितने लोगों से, जितने अपने हमसायों से दुश्मनी मोल रखी है और एक इजारादारी का जो उन्होंने रवैया अख्तियार किया है, ये खारजा पॉलिसी में सस्टेनेबल नहीं है, ये देरपा नहीं हो सकता। उन्होंने भूटान को रोका हुआ है चाइना को तस्लीम करने से, मतलब उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं करने देते उनको। उन्होंने नेपाल के साथ किया हुआ है, आप सब जानती हैं, मतलब आना जाना जरूर होगा नेपाल से, लेकिन नेपाल को अब तारीखी रंजिशें हैं। फिर श्रीलंका ने इस वक्त अपनी पोजीशन जाहिर की हुई है। बांग्लादेश ने कह दिया है कि जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हो रहा है वहाँ पे, उसके हवाले से उसको सख्त तशवीश है और वो समझते हैं कि ये पूरे खित्ते के लिए एक बहुत ही बुरा कदम है। और फिर आपने जाहिर है आपने जो मुसलमानों को वहाँ तवातिर से इस्तेहसाल देख रहे हैं और कश्मीर पर जो इन्होंने यकतरफा एक रवैया रखा हुआ है, जो टेक ओवर किया है, कोशिश की है इन्होंने, इसके बाद फिर ये क्या समझते हैं कि कौन इनके हाथ इनको डिप्लोमेटिक रेस्क्यू पर आएगा? अमेरिका बेशक आएगा, लेकिन खित्ते में उनके पास कोई दोस्त बचा है? आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही। अगर वो समझते हैं कि अफगानिस्तान में उनका कोई हाथ हो सकता है तो बिल्कुल गलत है। वो हम तो कहते हैं आप जरूर जाएं अफगानिस्तान, हम भी देख लेंगे आप कैसे मैनेज करते हैं। जब इतना बड़ा एम्पायर 18-20 साल के बाद कहता है कि ये हमारी साम्राज्य का कब्रिस्तान है, तो आप मुझे बताएं कि और किसने क्या करना है? ये तो सारा इनकी जो अपनी पॉलिसीज है ना, ये हिंदुस्तान पॉलिसीज ही इनके सामने आ रही हैं। अब चीन कह रहा है कि उन्होंने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहब मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
नाज़रीन, इसे तहरीक इंसाफ हुकूमत का बयानिया कहें या सियासी मैच्योरिटी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद अपोजिशन और हुकूमत सर्विसेज एक्ट में तरमीम के अलावा किसी भी मामले पर एक पेज पर नहीं आ सकी और आने वाले दिनों में शायद ऐसा होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। चीनी फ्रांसिक रिपोर्ट ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो फासले हैं इनको मज़ीद बढ़ा दिया है। आइंदा माह की 5 तारीख से पार्लियामान के तवील तरीन इजलास भी बुलाए गए हैं और यकीनी तौर पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इन इजलासों में भी जो है वो गर्मा गर्मी देखने में आएगी। हुकूमत ने बजट बिल भी पास करवाना है, जबकि इस्लाहात और कानून साजी के लिए हुकूमत को अपोजिशन की भी ज़ाहिर है ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लगता है कि हुकूमत को इस्लाहात के लिए एक बार फिर से ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ नैब ने अब अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत के वफाकी वज़रा के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ मामलात पर शुरू कर दी। अब देखना यह है कि शेख रशीद के मुताबिक आने वाले दिनों में नैब जो है वो टार्जन बन पाता है या नहीं। ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा है क्या होने जा रहा है इस पर, क्योंकि कहा जा रहा था कि ईद के बाद बहुत सी जो है ना वो गिरफ्तारियां भी होगी, नैब मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, नैब मज़ीद गिरफ्तारियां करेगा। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, चीनी इंक्वायरी कमीशन की फ्रांसिक रिपोर्ट को क्या आप मुकम्मल बैलेंस रिपोर्ट समझते हैं? आज भी आपने शहजाद अकबर साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जिसमें फिर से देखा गया कि मुद्दा सिर्फ पिछली हुकूमत पर डाला जा रहा है, मामला सिर्फ सब्सिडी का उठाया जा रहा है, जिन्होंने फ़ायदा उठाया कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ करने की बात की जा रही है। मतलब ये कि जिन्होंने फ़ायदा दिया उनको शायद कोई नहीं पूछेगा। क्या इस रिपोर्ट को पब्लिक करना ही हुकूमत का क्रेडिट है, यही कामयाबी है? फिर किसके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती है, ये कोई मायने नहीं रखता हुकूमत के लिए ये बात? शुक्रिया शादिया। देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शहजाद अकबर साहब आखिर चाह क्या रहे हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए ये जो भी इंक्वायरी हुई है, सबसे पहली बात यह कि वज़ीर आज़म ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने अपनी हुकूमत ही के दौर की इंक्वायरी करवाई, जो सब्सिडी दी गई। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इसमें काबीना भी इन्वॉल्व है, काबीना प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कह रही है, असद उमर के हवाले से भी बातें आई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये क्रेडिट तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि कोई जहाँ भी गड़बड़ हुई है उसकी निशानदेही की जाए। अब वाजिद ज़िया साहब जो पनामा के बाद बहुत अहमियत इख्तियार कर गए थे एज एन ऑफिसर, एज एन इन्वेस्टिगेटर, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने एक इनिशियल रिपोर्ट दी जो पब्लिक की गई और उसके बाद उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट दी। अब उसके बाद का मरहला सिर्फ एक्शन का है। हाँ। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक्शन नहीं हो रहा और ब्लेम गेम शुरू हो गया है। यस। शहजाद अकबर साहब की मुझे बताएं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? उनको ईद से पहले जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई थी, रिपोर्ट रिलीज हुई थी, सबमिट हुई थी, तो उसके साथ ये डायरेक्शन थी प्राइम मिनिस्टर की कि अब शहजाद अकबर साहब इस सिलसिले में जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो फाइल करेंगे, जो भी नई सजेशंस हैं वो दी जाएंगी, किस तरह से इस मामलात को रेगुलेट किया जाए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है उसमें किस किस को जिम्मेदार करार दिया गया है उनके हवाले से बात की जाए और उसके हवाले से बेसिकली एक्शन की बात थी। अब अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें मुझे 3 लोग उनके खासतौर पे टारगेट पे नजर आए, और एक शाहिद खाकान अब्बासी टारगेट पे नजर आए, शहबाज शरीफ नजर आए, ओमनी ग्रुप नजर आया। बिल्कुल ठीक है कि इनके बारे में इस कमीशन में बात की गई है, वो ऑब्वियस है। ये हुआ कि काबीना ने फैसला किया है कि रिपोर्ट पब्लिक की जाए, अब रिपोर्ट आप पब्लिक कर दें। उसके बाद देखिए जिसने इन्वेस्टिगेशन की है वो तो खामोश है, यानी वाजिद ज़िया तो खामोश हैं, लेकिन शहजाद अकबर साहब उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। अब पीटीआई के लोगों को भी अगर आप देखें तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। इसके मुकाबले में फिर अपोजिशन जो है वो ये क्वेश्चन कर रही है कि जी इसमें उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बख्तियार को नहीं बुलाया, उनके भाई को नहीं बुलाया। लेकिन अहम बात यह कि अननेसेसरी गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को कंट्रोवर्शियल खुद ही बना रही है, बजाय इसके कि एक अच्छा काम है लोगों को जज करने दें और जो चीजें उस कमीशन ने रिकमेंड की हैं आप अब तो एक्शन का टाइम है ना, रिपोर्ट तो आ गई है।
लेकिन एक्शन नहीं हो रहा बल्कि ब्लेम गेम हो रहा है। हाँ। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा अल्टीमेटली फिर क्या होगा? अल्टीमेटली फिर ये होगा कि जाहिर है, अगर आपने फर्ज करें आपने इसमें जहांगीर तरीन के बारे में नरम रवैया अख्तियार किया, अगर आपने मुनिस इलाही के बारे में जो है वो नरम रवैया अख्तियार किया, अगर आपने बख्तियार साहब के भाई के बारे में नरम रवैया अख्तियार किया और आपने टारगेट ऑपोजिशन को किया, तो ये पूरी रिपोर्ट एक अच्छी एफर्ट जाया हो जाएगी और वजीर आजम को जो क्रेडिट मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा, जो इस गवर्नमेंट को क्रेडिट मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि शहजाद अकबर साहब अगर इन सिफारिशात पर अमल है, जाहिर है इत्तेहादी शामिल हैं इसमें, जब मुनिस इलाही का जो नाम लिया जा रहा है, आपको लगता है इत्तेहादी खामोश बैठेंगे? उसके बाद क्या सर्कस लगेगा फिर सियासत में? देखिए शादिया, ये जो शुगर माफिया है पाकिस्तान की सियासत में, ये जब से पाकिस्तान की सियासत में कारोबार आया है, यानी सियासत कारोबारी हो गई है, जब से सियासत में बिजनेसमैन दाखिल हुआ है, तो उस वक्त से अगर आप देखें तो 88 ऑनवर्ड्स खास तौर पे, बल्कि 86 से चले जाएं, ये शुगर माफिया स्ट्रांग होती चली गई और इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है अक्रॉस द बोर्ड नजर आता है। वो इसलिए बढ़ता चला गया कि लोग सियासत में बैठे हुए हैं। अभी भी आप देख लें कितने कैबिनेट में लोग बैठे हैं, किन किन के इंटरेस्ट हैं, और उसके बाद जब आप ये बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर कानून साजी की जाए, तो इससे क्या मतलब समझ में आती है मजहर अब्बास साहब? देखिए, आप उससे अंदाजा कर लेना कि इस वक्त जैसे सिंध में तकरीबन 28 शुगर इंडस्ट्रीज हैं, हाँ। जिनमें से गालिबन 14 जो हैं वो ओमनी ग्रुप के पास हैं, हाँ। और उसमें जो सिंध में जो इख्तिलाफ हैं जो पिछले साल, और जो सिंध में ही गालिबन 2 या 3 जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब की हैं, हाँ। इसी तरीके से दूसरी हैं, इसी तरीके से आप पंजाब में चले जाएं तो और इनमें कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, इसमें ज्यादातर आपको नजर आएगा 80-90% लोग हैं वो या तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है, मुस्लिम लीग नवाज इनडायरेक्टली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सब अच्छी पोजीशन, टॉप पोजीशंस पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी इससे आप देखिए, जो शुरू में ये की जाती थी ना कि पाकिस्तान की सियासत में जब आपने बिजनेसमैन को घुसाया, पाकिस्तान की सियासत में जब आपने कारोबारी लोगों को घुसाया और एक खास मकसद के लिए बिजनेसमैन को सियासत में लाया गया। नवाज शरीफ की शरीफ फैमिली का कोई ताल्लुक सियासत से नहीं था, लेकिन उनको ये इंसेंटिव दिया गया कि जी आपकी नेशनलाइजेशन, जो फैक्ट्रीज नेशनलाइज हुई हैं वो आपको वापस हो जाएंगी, आप आके सियासत करें, सियासत के जरिए अपने कारोबार को महफूज भी बनाएं और साथ में आप कारोबार को परवान, और यही चीज फैलती चली गई। तो हमें ये जो कार्टेल्स हैं, स्ट्रॉन्ग कार्टेल्स नजर आने शुरू हुए। तो जाहिर है अब जब कार्रवाई होगी, अगर फर्स्ट इतना बोल्ड जाती है गवर्नमेंट कि वो जहांगीर तरीन साहब को भी टारगेट करती है, वो मोहनी चौधरी को भी टारगेट करती है, वो खुसरो बख्तियार की फैमिली को भी टारगेट करती है, तो जाहिर है उसका रद्द-ए-अमल फौरन नहीं आए, लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत नहीं है कि वो इन प्रेशर्स को बर्दाश्त कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग हैं, ये जितने लोग हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हो या चौधरीज हो, ये खुद इस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ नहीं गए हैं, कोई प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं हो रही, कोई उसूलों की सियासत नहीं हो रही, किसी के कोई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर ये हुकूमत, इमरान खान साहब ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए, अगर इमरान खान सिंसियर, अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ खड़े हो जाते हैं, हाँ। और एक लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं इस पूरी माफिया के खिलाफ, ये नहीं कि आप सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करेंगे, तो मेरा ख्याल है इमरान खान को पब्लिक सपोर्ट बहुत हासिल होगी अगर वो इस माफिया के साथ के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड खड़े होते हैं। सही। लेकिन अगर सेलेक्टिव होते हैं, अगर जस्टिस सेलेक्टिव होगा तो फिर जाहिर है उस जस्टिस की कोई से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
नाज़रीन, कोरोना वायरस के ख़तरे के हवाले से ईद के जो 3 दिन थे ये ख़तरनाक ही साबित हुए, क्योंकि इन 3 दिनों में मुल्क में कोरोना से 96 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 5000 से ज़ायद नए मरीज़ भी सामने आए हैं। जबकि इन दिनों में आवाम की बेहतियाती की वजह से जो लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं उनकी तादाद कितनी है इसका अंदाज़ा अगले आने वाले जो 2 हफ्ते हैं इसमें सामने आ जाएगा। और फिर इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी और जो सूबाई हुकूमतें हैं दोबारा से लॉकडाउन का फैसला करेंगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ईद से पहले जो लॉकडाउन में नरमी हुई थी तब से लेकर अब तक कितने नए केसेस सामने आ चुके हैं जिससे ये पता चल सके या ये कहा जा सके कि शायद ये लॉकडाउन में नरमी का नतीजा है? शाजिया, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है वो तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब तादाद टेस्टों की बढ़ेगी तो ये केसेस के नंबर भी बढ़ेंगे। और डेफिनेटली लॉकडाउन ईज ऑफ होने की वजह से लोगों ने, आपको पता है, बिल्कुल SOPs फॉलो नहीं किए। और इसका नतीजा जो है ये हमें अगले 10-12 दिन में नजर आएगा कि फैलाव जो है वो किस हद तक फैला है। अगर आज के दिन में हम ले लें तो हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ केसेस जो पंजाब के अंदर हैं वो 21,118 हो गए हैं। और आज के दिन में जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 464 हैं। और जहाँ तक कितने लोगों ने जान की बाजी हारी वो तकरीबन 10 हैं। और रिकवर्ड जो हैं वो भी एक अच्छा बड़ी तादाद का नंबर है, जो 6,185 लोग जो हैं रिकवर कर चुके हैं। और फिर इस वक्त पंजाब में हमने तकरीबन 2,13,290 टेस्ट हम कर चुके हैं। तो अगर आप तादाद टेस्टों की देखें तो फिर नेचुरली नंबर ऑफ केसेस तो हैं, उसमें एक बारे में कोई शक नहीं है। मतलब ये हुआ कि 10 से 12 दिनों के बाद सिचुएशन जब क्लियर होगी तो फिर आप लोग फैसला करेंगे कि अगर लॉकडाउन में नरमी के नतीजा ये निकला है कि केसेस बढ़े हैं तो फिर आप लोग फैसला करेंगे कि दोबारा से लॉकडाउन करना या नहीं करना। 10 से 12 दिनों में फैसला होगा। जी जी, बिल्कुल यही है। ये जो देखें, असल में देखें ना, इसकी 2 से लेकर 14 दिन तक इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है। अब इस इंक्यूबेशन पीरियड का हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने मरीजों की तादाद बढ़ती है। और मुझे सिर्फ आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, अगर लोग जरा सा भी समझ लें इस बात को कि एक मास्क पहनने से और अगर आप अपने हाथ बार बार धोने शुरू कर दें तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है। और ये जो कारोबार का काम शुरू हुआ है आपका, ये चल सकता है। पर लोग इस चीज को अहमियत ही नहीं देते। और आपके सामने ही है कि कई दफा जहालत वाली बात कि ये आप लोग गलत बयानियां कर रहे हैं, कोरोना वायरस तो है ही नहीं है, हमारे तो घर वालों को किसी को नहीं हुआ। वो जब तक ये जो कहा जा रहा है कि औरतों की निस्बत मर्दों में ये वायरस ज्यादा फैल रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि ज़ाहिर आपको तो पता है केसेस आपके सामने तो आते हैं, तो वाकई मर्दों की तादाद ज्यादा है औरतों की निस्बत इस वायरस से इफेक्ट होने की? मेरा ख्याल है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, बिल्कुल ज्यादा है मर्दों की तादाद। और फर्टिलिटी भी मर्दों की ज्यादा है। यानी अगर हम कहें कि डेथ्स जो हैं वो भी 73% मर्दों की डेथ्स हो रही हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है एक बहुत अहम बात है कि खवातीन जो हैं, जिस अस्पताल से मेल्स बाहर जाते हैं, और एक आपको पता है हिजाब बहुत हद तक हमारी खवातीन पहनती हैं। आप जब मुंह को ढक लेते हैं ना, बाय इटसेल्फ एक प्रोटेक्शन है। एक कपड़े से भी अगर आप प्रोटेक्ट करें ना अपने आप को तो उससे भी बहुत फायदा होता है। तो मेरा ख्याल है हम लोगों को इस चीज से समझना चाहिए कि खवातीन जो है खास तौर पे उनमें ये तादाद कम देखी गई है। और मेरा ख्याल है 2 बातें हैं, एक तो ये कि बेकार घर से बाहर नहीं निकलती जब तक कोई काम ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मेरा ख्याल है एक हिजाब पहनने का भी जो है हमारा, उससे आपका मुंह ढका रहता है और बहुत हद तक प्रोटेक्शन है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स बने हैं, बड़ी सोशल मीडिया पर इस पर वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, इंतजामात के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से आप लोगों को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर हुकूमत ने जानबूझकर जो है जो इंटरनेट सर्विस है या तो उसको स्लो करवा दिया, और बड़ी जगहों पर तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, ताकि ना इंटरनेट चले ना सोशल मीडिया पर वो वीडियोस वायरल हों जिस पर आप लोगों की कारकर्दगी सामने आ रही है, जहाँ आपको क्रिटिसाइज आप लोगों को किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा किया गया है? मेरा ख्याल है, देखिए, ये आप लोगों की बिल्कुल सोच गलत है कि हमने खुदा न खास्ता ऐसी बात की है। उधर और बहुत सारे ऐसे दफ्तर हैं जिसकी वजह से अगर कोई, फॉर एग्जांपल नादरा का दफ्तर, लेकिन फील्ड अस्पताल बनने से पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना, वहां पर इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा था।
कैन आई से समथिंग? जी, जी। शाजिया, आप बात में मुकम्मल कर लूं। जी। आप मुझे बताइए हमें क्या मिलना है कि हम वहां जैम करके रखें? मकसद ये है कि लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो उसकी भी तो वीडियो आपके पास सामने आई है, और अगर हालात वहां के कुछ बेहतर हो गए हैं तो बजाय इस चीज को सोचना कि शायद हालात बेहतर हो गए हैं, अब आप कहते हैं वीडियोस क्यों नहीं आ रही? नहीं, वीडियोस की बात नहीं मैं कर रही, वीडियोस क्यों नहीं आ रही इस पर बात नहीं हो रही, बात हो रही कि इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा स्पेसिफिकली उस इलाके में। नथिंग टू डू विद दैट इंटरनेट या इसके साथ, और मैं अगर आप कहें तो मैं पता कर लूंगी मेरी इंफॉर्मेशन। हमारा मकसद देखिए तनकीद करना नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि अगर एक इशू सामने आ रहा है तो उसके बारे में आपसे सवाल करना और आपसे जवाब लेना। अगर कुछ ऐसा है तो आप इसको कह देंगे मैं इसको देख लूंगी, इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। पर मैं ये बता रही हूं कि वहाँ जब मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ इधर से एक्सपो सेंटर से, तो मुझे तो आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे मेरा फ़ोन भी मिल जाता है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन भी भेज देते हैं, कोई वीडियो भी भेजनी हो तो भेज देते हैं। अब ये तो नहीं है डॉक्टर ने अपनी जेब के अंदर या वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपनी जेब में कोई खास किस्म का आला लगाया हुआ है। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ थी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।